तो बच्चे हमने यही डिस्कस किया, मैंने आप शॉर्ट में लिख दिया सब कुछ। पहले हमने पूरी एक फुल फ्लैश्ड जो सीक्वेंस था वो आपको बताया। तो अल्टीमेटली तो यही हुआ ना, वाटर स्प्लिट किए, 4 इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, 4 प्रोटॉन पैदा हुए, ये वाले प्रोटॉन, और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू वो चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, देखो 4 इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, 4 प्रोटॉन, तो जाते कौन है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, प्रोटॉन नहीं जाते। तो चारों इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 के थ्रू होते हुए साइटोक्रोम B6F से पास हुए, और जब ये काम हुआ तो 8 प्रोटॉन बाहर से भी अंदर आए, ऐसा ही हुआ था। तो 4 प्रोटॉन पहले से अंदर है, 8 प्रोटॉन बाहर से अंदर आ गए, तो टोटल कितने प्रोटॉन बैठे हुए हैं, ये 12 प्रोटॉन कहां पे बैठे हुए हैं जी, ल्यूमन ऑफ, तो कुछ भी नया नहीं बता रहा मैं आपको, सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं, हमने यही पढ़ा था थोड़े टाइम पहले। तो 12 प्रोटॉन जहां पे बैठे हुए हैं, अल्टीमेटली आपके पास 2 NADPH पैदा हो चुके हैं। अब हमने बनाने हैं ATP। अब ATP कैसे पैदा होंगे, तो याद करो जब हम थिलेक्वाइड पढ़ते हैं तो वहां पे तो हमने, मैंने आपको बताया था 4 मेन पिगमेंट है, फोटो सिस्टम 2, साइटोक्रोम B6F, फोटो सिस्टम 1 एंड F0F1 पार्टिकल। तो ये है मेरी ATM मशीन। ATM मशीन तो हमारी बाकी है जिसने पैसे निकालने हैं, पैसे किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। तो अब वो जो ATP बनाने का काम है वो F0F1 पार्टिकल का है। कैसे ATP आएंगे, यहां पे कितने प्रोटॉन है जी, अल्टीमेटली जब ये सारा काम चला तो ल्यूमन के अंदर थिले पड़ के ल्यूमन में कितने प्रोटॉन हो जाते हैं आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ 2 वाटर, आपके सामने ही है, कितने प्रोटॉन है यहाँ पे, 12। अल्टीमेटली सारी रिएक्शन कहां चल रही है, यहीं पे चल रही है ना रिएक्शन। तो 12 के 12 प्रोटॉन कहां पे बैठे हुए हैं। अब आपको ये भी पता है ये 12 कहां से है, आपको ये भी पता है ये 12 कहां से आए हैं, 8 तो ये लेके आया अंदर, 8 तो ये वाला भाई साहब जो है, जो साइटोक्रोम B6F है, वो 8 को वो अंदर लेके आया, और 4 तो पहले से अंदर थे। जब जहां पे रिएक्शन चलती है, जब 2 वाटर स्प्लिट करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन पैदा होते हैं, तो 4 तो पहले से अंदर थे, 8 बाहर से आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली तो आपके पास 12 प्रोटॉन हम मान के चलते हैं कि ल्यूमन में रहते हैं जब 2 वाटर स्प्लिट करते हैं। ये बात आप जानते हो सारे। अब मेरा मकसद है बस आपको ATP कैसे बनेगा। अब ATP बनाने का काम है इस चीज का, ये जो F0F1 पार्टिकल है, ATP तो उसने बनाने हैं, ऐसा ही है। अब जो ATP बनाने का काम है वो तो F0F1 पार्टिकल का है। तो आपके 12 प्रोटॉन जहां पे आ गए हैं। अब ये जो F0F1 पार्टिकल है ना बच्चों, वो ऐसी एक्टिवेट नहीं होता, इसको एक्टिव करना पड़ता है, इसको ऑन करना पड़ता है। ये जो ATM मशीन है जिसको हम F0F1 पार्टिकल कहते हैं, इसको क्या करना पड़ता है जी, स्विच ऑन करना पड़ता है। और स्विच ऑन ये 2 वजह से स्विच ऑन होता है। जो F0F1 पार्टिकल है इसको 2 चीजें ऑन कर देती हैं, 2 वजह से ऑन होता है। या तो ये ऑन होता है ड्यू टू डेल्टा pH। डेल्टा pH से मेरा मतलब है चेंज इन pH, कि मेम्ब्रेन देखो यहां पे और जहां पे pH का चेंज आ जाए, pH वेरी कर जाए, तब ये ऑन हो जाती है मशीन। या फिर ये चेंज होता है डेल्टा साई की वजह से, यानी कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाए, मेम्ब्रेन के दोनों तरफ प्लस माइनस जो है, कोई मेम्ब्रेन है अंदर प्लस होना शुरू हो जाए, जैसे जहां पे ये मेम्ब्रेन है, जहां पे अंदर प्लस बढ़ जाए बाहर नेगेटिव बढ़ जाए, यानी कि दिस इज कॉल्ड डेल्टा साई। लेकिन 2 वजह से ये मशीन ऑन हो जाती है, या तो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ pH बिगड़ जाए, या मेम्ब्रेन के दोनों तरफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाए। और यहां पे आपको क्या लग रहा है, यहां पे क्या लग रहा है आपको, कोई प्लस माइनस की बात की मैंने नहीं की। जब कॉन्टिन्यूसली जहां पे प्रोटॉन इकट्ठे होते रहेंगे तो जहां पे pH बच्चे 5 हो जाएगी, और प्रोटॉन जहां से निकल रहे हैं वहां पे pH 8 हो जाएगी। ये प्रोटॉन कहां से आ रहे हैं, हाँ जी कहां से आए थे ये प्रोटॉन, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितनी pH हो जाएगी,
हाई, और ल्यूमन ऑफ थिलेक्वाइड में पीएच कितनी हो जाएगी, लो। तो जो साइटोक्रोम B6F है, अगर वो कॉन्टिन्यूसली स्ट्रोमा से प्रोटॉन चुराता रहेगा और ल्यूमन में फेंकता रहेगा 8-8 प्रोटॉन, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन जहां पे इकट्ठे होते हैं वहां तो एसडी कंडीशन हो जाएगी, वहां तो पीएच लो हो जाएगी। और जहां से प्रोटॉन उठ के आ रहे हैं, प्रोटॉन कहां से आ रहे हैं, स्ट्रोमा से, तो स्ट्रोमा में पीएच हाई हो जाएगी। तो यानी कि मेम्ब्रेन के दोनों तरफ पीएच बिगड़ गई। अंदर इस ये जो मेम्ब्रेन है थिलेक्वाइड की, इसके अंदर तो पीएच 5 है और मेम्ब्रेन के बाहर पीएच क्या है, 8 है। तो जो F0F1 पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा जी, एक्टिव। मैंने आपको बताया F0F1 पार्टिकल दो वजह से ऑन होता है। वो दो वजह कौन कौन सी हैं, जहां तो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ पीएच बिगड़ जाए, जहां मेम्ब्रेन के दोनों तरफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाए। और जहां पे क्या डिस्टर्ब हुआ है जी, पीएच डिस्टर्ब हुई है या मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हुआ है, पीएच। तो चेंज इन पीएच, डेल्टा पीएच का मतलब क्या है, चेंज इन पीएच। तो चेंज इन पीएच की वजह से F0F1 पार्टिकल ऑन हो जाता है। अब वो ऑन हो गया तो उसने इस पीएच को ठीक करना है, यानी कि जो चीज बिगड़ गई उसको ठीक करने के लिए F0F1 पार्टिकल ऑन हो जाता है। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ये जो पीएच का डिफरेंस आ गया दोनों तरफ, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है जी, पीएच क्यों बिगड़ गई, क्योंकि 8 प्रोटॉन बाहर से बार बार अंदर आ रहे हैं। तो स्ट्रोमा में अगर आपको डायग्राम मैं और क्लियर करके बनाऊं तो मैं कहना क्या चाहता हूं, सपोज दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि जहां पे जो थिलेक्वाइड है, दिस इज द थिलेक्वाइड। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जहां पे जो आपका साइटोक्रोम B6F बैठा हुआ है वो कॉन्टिन्यूसली 8 प्रोटॉन जहां से उठा रहा है अंदर फेंक रहा है 8 प्रोटॉन, और 4 प्रोटॉन पहले से अंदर थे, तो टोटल जहां पे 12 प्रोटॉन इकट्ठे हो रहे हैं। और इसलिए जहां पे जो पीएच है वो 8 हो गई और जहां पे जो पीएच थी वो 5 हो गई। और फिर जो आपका F0F1 पार्टिकल है, क्योंकि उसको पता चल गया कि स्ट्रोमा में पीएच हाई हो रही है, ल्यूमन में पीएच कम हो रही है, तो F0F1 पार्टिकल एक्टिव हो जाता है, ऑन हो जाता है जी। इसलिए ऑन हो जाता है, इसको लगता है कि मैं इसको ठीक कर दूंगा। अल्टीमेटली आपके पास सिचुएशन क्या है, बाकी सारा भूल जाओ, अब सिचुएशन आ जाओ सिचुएशन के ऊपर। अल्टीमेटली तो 12 प्रोटॉन जहां बैठे हुए हैं, क्योंकि जो स्ट्रोमा है वहां से प्रोटॉन अंदर आ रहे हैं, आपको पता ही कौन ला रहा है अंदर, साइटोक्रोम B6F ला रहा है। तो अब ये जो F0F1 पार्टिकल है, जब उसको लगता है कि जब पीएच का गड़बड़ हो गई, जहां पे पीएच 5 है दिस इज द ल्यूमन ऑफ थिलेक्वाइड, और जहां पे पीएच 8 है, कहां पे 8 है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, तो ये एटीएम मशीन जो है वो एक्टिव हो जाती है। तो पीएच में डिफरेंस आने की वजह से कहां पे डिफरेंस आया, स्ट्रोमा और ल्यूमन के बीच में पीएच का डिफरेंस आ गया, उसकी वजह से एटीएम मशीन ऑन हो गई। और जब वो ऑन हो गई तो अब उसने क्या करना है, इस पीएच के डिफरेंस को जीरो करना है, वापस ठीक करना है। तो ये बैलेंस कैसे हो सकता है, ठीक कैसे हो सकती है, जो प्रोटॉन जहां से आ रहे हैं अगर मैं उन प्रोटॉन को वापस बाहर भेज दूं तो ये जो डिफरेंस है पीएच का, क्या वो ठीक नहीं हो सकता। पीएच क्यों बिगड़ी थी, क्योंकि 8 प्रोटॉन बाहर से अंदर आ गए थे ना, स्ट्रोमा से ल्यूमन में आ गए थे। लेकिन अगर मैं ल्यूमन में जो आगे प्रोटॉन, अगर देखो आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, 8 बंदे घर में आ जाएं आपके, तो आपके घर के खाने पीने का सिस्टम बिगड़ जाएगा। उस सिस्टम को बिगड़ने से बचाने के लिए आप क्या करोगे, उन 8 के 8 बंदों को घर से बाहर निकाल दोगे, ठीक हो जाएगा बैलेंस। ऐसा ही है, मतलब जो प्रोटॉन आपके घर में आ रहे हैं उसकी वजह से पीएच का डिस्टर्बेंस हो गई, आप उन प्रोटॉन को बाहर फेंक दो उठा के, और वो बाहर फेंकने का काम कौन करेगा, F0F1 पार्टिकल। यानी कि अगर 12 प्रोटॉन ल्यूमन में बैठे हैं, प्रोटॉन की वजह से पीएच 5 हो गई है, वहां पे पीएच कम हो रही है, तो उन प्रोटॉन को उठा के बाहर फेंक दो, पीएच दोबारा से ठीक हो जाएगी। कहाँ फेंक दो, जहां से वो आए हैं। कहाँ से आए हैं वो 12 के 12 प्रोटॉन, हालांकि 8 ही आए हैं वहां से, तो वो 12 प्रोटॉन अल्टीमेटली उसमें से जो 8 प्रोटॉन है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो तो स्ट्रोमा से आ रहे हैं। अब उनको उठा के वापस स्ट्रोमा में फेंक दो, और वो फेंकने का काम कौन करता है, F0F1 पार्टिकल। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि F0F1 पार्टिकल क्या रोल प्ले कर रहा है जहाँ पे।
जैसे ही पीएच का डिस्टर्बेंस हो गई, पीएच का वेरिएशन आ गया, तो FeF1 पार्टिकल ऑन हो जाता है और वो उस पीएच के जो डिस्टर्बेंस है उसको ठीक करेगा। लेकिन इस ठीक करने के चक्कर में वो एटीपी पैदा करके दे देगा आपको। कैसे? अब जी 12 के 12 प्रोटॉन अंदर जो बैठे हैं ल्यूमन में, वो 12 के 12 एक साथ नहीं बाहर जाते, वो 4-4 के ग्रुप में बाहर जाते हैं। तो FeF1 पार्टिकल क्या करता है, इनके ग्रुप बना लेता है। तो 4-4 के 3 ग्रुप बनेंगे, टोटल 12 प्रोटॉन है। तो जब 4 प्रोटॉन बाहर जाएंगे, जब 4 प्रोटॉन बाहर जाएंगे, तो जो FeF1 पार्टिकल है वो एक एटीपी भी पैदा करके देगा। जब अगले 4 बाहर जाएंगे तो एक और एटीपी पैदा होगा, और जब अगले 4 बाहर जाएंगे तो एक और एटीपी। तो अल्टीमेटली आपके पास कितने एटीपी पैदा हो जाएंगे जी? 3। तो सीधी सी बात है कि जो F0F1 पार्टिकल है वो पीएच के बैलेंस को ठीक करना चाहता है। पीएच का बैलेंस अगर ठीक करना है तो आपको जो 12 प्रोटॉन इकट्ठे हो गए हैं ल्यूमन में, उनको बाहर फेंकना होगा, और वो 12 के 12 4-4 के ग्रुप में बाहर फेंके जाते हैं। और F0F1 पार्टिकल जब 4 प्रोटॉन को बाहर फेंकती है तो वो साथ में एक एटीपी भी पैदा करके देती है। एक रिएक्शन चलती है उसके अंदर, एडीपी प्लस फॉस्फेट ज्वाइन हो जाते हैं, एटीपी बन जाता है। यानी कि वो 4 प्रोटॉन चाहिए एटीपी बनाने के लिए। उस F0F1 पार्टिकल को 4 प्रोटॉन चाहिए। आगे आप हायर क्लासेस में आप इसकी डिटेल पढ़ोगे F0F1 पार्टिकल की, कि क्यों उसको 4 प्रोटॉन चाहिए होते हैं एक एटीपी बनाने के लिए। तो अगर उसको जो 4 प्रोटॉन मिल गए तो वो एक एटीपी बना देगा, लेकिन जहां पे तो उसको 12 प्रोटॉन मिल रहे हैं, तो टोटल कितने एटीपी पैदा हो जाएंगे जी? 3। और NADPH कितने पैदा हुए हैं? 2। तो ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको आप कहते हो Z स्कीम। इंग्लिश का लेटर जो Z है उसके जैसा ये मैच कर रहा है थोड़ा बहुत। मेरे पास जगह नहीं थी, अदरवाइज ये कैसे फॉलो होता है, ये इस तरीके से चलता है ऐसे। तो इंग्लिश का अल्फाबेट Z से ये मिलता है, इसलिए इसको Z स्कीम भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसको बोला जाता है। तो कहानी क्या हुई कि जब मेरे पास ये सारा सिस्टम चला, जब वाटर स्प्लिट हुआ, प्रोटॉन बने, इलेक्ट्रॉन जहां से मूव करते हुए जहां तक पहुंचे, तो इलेक्ट्रॉन ने तो NADPH दे दिया मुझे। एटीपी किसने देना था? एटीपी मुझे देंगे वो 12 प्रोटॉन। तो जब वो 12 प्रोटॉन, ये वाले जो 12 प्रोटॉन हैं, जब वो F0F1 पार्टिकल से बाहर जाते हैं तो आपके लिए कितने एटीपी पैदा कर देते हैं? टोटल 3 एटीपी पैदा करते हैं। जब 4 प्रोटॉन बाहर जाते हैं तो एक एटीपी पैदा होता है। तो जब F0F1 पार्टिकल के थ्रू ये 12 के 12 प्रोटॉन बाहर जाएंगे तो 3 एटीपी पैदा हो जाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हो जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मैंने आपको बताया था कि इसी को कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। और मैंने उसमें बताया था हम 2 तरह की पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक, एक पढ़ेंगे साइक्लिक। ये जो आपको मैंने आज पढ़ाई, ये जो हमने अभी डिस्कस की, दिस इज नॉन साइक्लिक, ये नॉन साइक्लिक है। दिस इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक ETC। तो ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, दिस इज नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। क्यों है नॉन साइक्लिक? क्या डिफरेंस है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक में? नॉन साइक्लिक में बच्चे जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से एक बार निकल गया वहां वापस नहीं आया, साइकिल नहीं चला कोई। इलेक्ट्रॉन वाटर से निकले, अल्टीमेटली कहां चले गए? कहां चले गए अल्टीमेटली? इलेक्ट्रॉन NADP के पास चले गए। तो इलेक्ट्रॉन का कोई साइकिल थोड़ी चला है। नॉन साइक्लिक मतलब इलेक्ट्रॉन जहां से एक बार गुजर गया वहां से वापस नहीं घूम के आया। और इसी के अंदर छुपी हुई है साइक्लिक भी, समझो आप। तो जो आप 3 ATP 2 NADPH की बात कर रहे हैं, तो नॉन साइक्लिक ETC में कितनी एनर्जी पैदा होती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा जाता है। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितनी एनर्जी पैदा होती है? तो आपके सामने ये सारी नॉन साइक्लिक ही तो है जो मैंने बनाई है। तो नॉन साइक्लिक में कितनी एनर्जी पैदा हुई? 3 ATP पैदा हुए, 2
NADPH पैदा हुए। तो ये जो हमने अभी पढ़ी है सारी की सारी ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। नॉन साइक्लिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ से एक बार से निकल जाता है वहाँ पे दोबारा वापस नहीं आता। जब हम साइक्लिक पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी सारी बात कि क्या कह रहा हूँ मैं। तो अगर नॉन साइक्लिक ETC क्लियर है आपको तो हम साइक्लिक पे चलते हैं जी। 1 मिनट का काम है वो। तो इसी ETC के अंदर वो छुपी हुई है, नॉन साइक्लिक के अंदर ही साइक्लिक ETC भी छुपी हुई है। अगर आपको नॉन साइक्लिक क्लियर है तो फिर मैं साइक्लिक पे चलता हूँ। अब आ जाओ जी साइक्लिक ETC के ऊपर। कई बार क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन जहां से निकलते हैं यहां तक सेम चलती हैं। कई बार जो FD है वो अपने इलेक्ट्रॉन जहां पे FNR को देने की बजाय यानी कि NADP को देने की बजाय वो FD क्या करती है, अपने चारों इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F के पास वापस भेज देती है और फिर वो चारों इलेक्ट्रॉन यहीं पे घूमते रहते हैं। अगर आपके चारों इलेक्ट्रॉन इसी सर्कल में घूम रहे हैं यानी कि FD के बाद इलेक्ट्रॉन अगर तो आगे चले गए तो वो नॉन साइक्लिक हो गई। अगर आपके इलेक्ट्रॉन FD से वापस चले जाएं साइटोक्रोम B6F की तरफ और वहां से फिर से फोटोसिस्टम 1, फिर से फोटोसिस्टम 1 से FD से फिर से साइटोक्रोम B6F, सो दिस इज कॉल्ड, ये जो हमने अभी डिस्कस किया, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी कि नॉन साइक्लिक के अंदर ही एक साइकिल में भी कई बार इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अगर तो आपका इलेक्ट्रॉन FD से आगे निकल गया तो नॉन साइक्लिक होगी ना फिर तो। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन FD से वापस जा रहा है साइटोक्रोम B6F की तरफ और वहां से फिर देखो, कहानी सिंपल सी बात है, ये सारी नॉन साइक्लिक ETC है। लेकिन इसका जो बीच वाला पार्ट है ये वाला सिर्फ इतना, अगर आपके इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतने एरिया में घूम रहे हैं तो दिस इज साइक्लिक। इससे आगे क्या हो रहा है उसको छोड़ दो, इससे पीछे क्या हुआ है उसको भी भूल जाओ, तो सिर्फ इतने में क्या चल रहा है उसको कहते हैं साइक्लिक। हाँ जी, इसमें कितने ATP बनेंगे? जैसे नॉन साइक्लिक में तो हमने बोला कि 2 NADPH बनते हैं, 3 ATP बनते हैं। तो आप मुझे ये बताइए साइक्लिक ETC में कितने ATP बनेंगे, कितने NADPH बनेंगे? तो पहले NADPH बताओ। हाँ जी, इन केस ऑफ साइक्लिक ETC कितने NADPH पैदा होते हैं? साइक्लिक ETC में कितने NADPH आपको पैदा होते नजर आ रहे हैं? हाँ जी अरुण बोलो बच्चे, क्या बोला आपने? 0। वेरी गुड, 0 होती नहीं ना, मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि अगर आप NADPH पैदा कर लोगे वो तो नॉन साइक्लिक का पार्ट हो जाएगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉन FD से आगे भेज दिए वो तो नॉन साइक्लिक ETC का पार्ट है ना, FD से बाद वाला तो FNR से NADP, तो 0 NADPH। वेरी गुड। तो जहां पे कोई भी NADPH नहीं बनेगा 0। हाँ जी, ATP बताइए कितने बनेंगे? फिर जी हमारा जो टॉपिक है ETC वाला जी ओवर हो जाएगा आज, फिर आप फ्री हो। हाँ जी, ATP कितने बनेंगे? दिमाग लगाइए जरा। जब 4 इलेक्ट्रॉन बार बार साइटोक्रोम B6F से पास होंगे कितने प्रोटॉन अंदर आएंगे? जब 4 इलेक्ट्रॉन 8 और बनाते जाएंगे। जब 4, वेरी गुड, जब 4 इलेक्ट्रॉन यहां से बार बार गुजरेंगे तो 8 प्रोटॉन अंदर आएंगे हर बार। अब हम ये वाले जो 4 हैं, मैंने इनको 12 कर लिया था। 12 क्यों किया था? क्योंकि मैंने साथ में जो वाटर से 4 निकले थे वो भी तो ऐड कर लिए थे हमने। लेकिन साइक्लिंग में तो वो ऐड ही नहीं होंगे, वो तो नॉन साइक्लिक का पार्ट है। तो सिर्फ 8 प्रोटॉन ही क्या करेंगे? ऐड होते रहेंगे। हर एक साइकिल में 8 प्रोटॉन ऐड होते रहेंगे। जब भी साइक्लिक का कोई साइकिल चलेगा तो कितने प्रोटॉन अंदर आएंगे? 8। और जब 8 प्रोटॉन F0 F1 पार्टिकल से बाहर जाएंगे तो कितने ATP बनेंगे? अब इस केस में 2 ATP। वेरी गुड, 2 ATP। इस केस में मैं J वाले 4 तो ले नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो नॉन साइक्लिक का पार्ट है। क्योंकि हमने तो सिर्फ इतने में देखना है, इतने में क्या चल रहा है। इतने में तो 8 ही प्रोटॉन अंदर आ रहे हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन जब बार बार यहां से निकलेंगे तो 8 प्रोटॉन अंदर आएंगे। और जब ये 8 प्रोटॉन बाहर जाएंगे, हमने बोला कि जब 4 बाहर जाते हैं तो 1 ATP मिलता है, 8 बाहर जाएंगे तो 2 ATP,
12 बाहर जाते हैं तो 3 एटीपी, और साइक्लिक के केस में तो सिर्फ 8 ही बाहर जाएंगे, तो कितने एटीपी मिलेंगे? 2 एटीपी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज हमारा जो टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो ओवर हो चुका है। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए जी। हाँ सर। समझ आई जी बात? व्हाट इज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ईटीसी क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, कैसे एटीपी पैदा होते हैं। क्वेश्चन इसी पे आएगा आपको, साइक्लिक में कितनी एनर्जी पैदा होती है, इस एमएसटी में भी आएगा, एंड नॉन साइक्लिक में कितनी एनर्जी पैदा होती है। तो नॉन साइक्लिक में बच्चों 3 एटीपी 2 एनएडीपीएच पैदा होते हैं, और साइक्लिक में 2 एटीपी पैदा होते हैं बस, एनएडीपीएच 0। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज ही 5 नंबर में, 3 नंबर में, 1 नंबर की डेफिनेशन में आपसे पूछा ही जाएगा व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन, व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, व्हाट इज ईटीसी, व्हाट इज जेड स्कीम, हाउ मेनी एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक ईटीसी, हाउ मेनी एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, हु इज इलेक्ट्रॉन डोनर, हु इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, और मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ ही जो है वो डिटेल में बता दिया है। कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी, और हम स्टार्ट करेंगे लाइट रिएक्शन के बाद डार्क रिएक्शन। तो अब हमने एनर्जी बना ली है, पैसा आ गया आपके पास, क्योंकि जब ये तो हमने एक एक साइकिल चलाया ना, जब एक साइकिल चलता है दो, जब यानी कि जब 2 वाटर ब्रेक होते हैं तो इतनी पैसे मिलते हैं, तो जब लाइट आती है तो बच्चे हज़ारों वाटर ब्रेक होते हैं, तो प्लांट के अंदर तो एटीपी एनएडीपीएच बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, और फिर वही पैसा जो है फूड बनाने में काम आता है। सो दिस इज़ अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी डार्क रिएक्शन के बारे में।